नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जासूस की हत्या पार्ट 2। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन के पीछे बने अपने ऑफिस में मौजूद था। उसने अपने दोनों पांव मेज पर टिकाए हुए थे और वह अपनी कुर्सी पर अधलेटा सा पड़ा था। उसके होठों में एक ताजा सुलगाया चार मीनार का सिगरेट लगा हुआ था और कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। सुनील ने वहां पहुंचते ही सबसे पहले बंद खिड़की खोली। आओ प्यारो, रमाकांत मेज से पांव हटाता हुआ बोला। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुनील उसके सामने एक कुर्सी पर ढेर हो गया। अच्छा, वह अपना सिगरेट का पैकेट निकालता हुआ बोला। तुम्हें मालूम था मैं आने वाला हूँ? गारंटी थी कि तुम आने वाले हो। ना आते तो मुझे सख्त हैरानी होती। कमाल है, कैसे मालूम था? सुनील ने लकी स्ट्राइक का एक सिगरेट सुलगाते हुए प्रश्न किया। तुम्हारे फ्लैट में कत्ल जो हुआ था, उसका मतलब यह हो गया कि मैं तुम्हारे पास आने वाला था? सरासर, क्या हमेशा ही ऐसा नहीं होता? ऐसी स्थिति में क्या तुम हमेशा ही मेरे पास यह कहने दौड़े नहीं चले आते कि रमाकांत, फला बात का फौरन पता लगवाओ, फला बात को फौरन चेक करवा के दो, फला आदमी को फौरन टटोलो वगैरह। कह दो कि तुम इस बार भी उस कत्ल से संबंधित कोई काम लेकर मेरे पास नहीं आए हो। सुनील खामोश रहा। देयर यू आर, रमाकांत एक विजेता के स्वर में बोला। ओके डैडी, तुम जीते, मैं हारा। रमाकांत हंसा। क्या चक्कर है? उसने पूछा। सुनील ने धीरे धीरे उसे सेठ जगत नारायण और उसकी गुमशुदा भांजी मेनका के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि सेठ मेनका को अपनी जायदाद का वारिस बनाने के लिए तलाश कर रहा था। लगता है, सुनील बोला, कि सत्यनारायण को मेनका की कोई खोज खबर लग गई थी और यही जानकारी वह मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरे पास आया था। जरूर उसका कत्ल उसे मुझसे बात करने से रोकने के लिए किया गया था। कहीं तुम यह तो नहीं चाहते हो कि उस लड़की को अब मैं तलाश करवाऊं? क्यों? बहुत मुश्किल काम है यह। रमाकांत खामोश रहा। वह साला 2 टके का प्राइवेट डिटेक्टिव यह काम कर सकता था, तुम नहीं कर सकते। लेकिन जो कोई भी लड़की को तलाश करता है उसका तो कत्ल हो जाता है। तुम्हारा नहीं होगा। सत्यनारायण को यह बात मालूम नहीं थी, तुम्हें मालूम है। तुम सावधान रहना। अच्छा मेरे बाप, शुरुआत विश्वनगर से करनी मुनासिब होगी। लड़की की माँ का देहांत वहीं हुआ था और सत्यनारायण का ऑफिस भी तो वहीं है, लेकिन वहां से कोई जानकारी हासिल होने की उम्मीद नहीं। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने वहां से पूछताछ करवाई है। सत्यनारायण की गैर हाजिरी में उसका दफ्तर नैन्सी नाम की एक लड़की चलाती है। उसे यह तक नहीं मालूम कि सत्यनारायण अपनी मौत से पहले किस केस पर काम कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में और मेरे आदमियों की पूछताछ में फर्क होता है। ठीक है, जो मुनासिब समझो करो। रमाकांत ने 4 मीनार के बचे हुए टुकड़े से नया सिगरेट सुलगा लिया। सत्यनारायण के बारे में एक बात और सुन लो, सुनील बोला, शायद काम आए। क्या? सुना है 2 साल पहले सत्यनारायण ने अपने किसी क्लाइंट को डबल क्रॉस करके उसका कोई पैसा हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन क्लाइंट पुलिस के पास पहुंच गया और इस चक्कर में सत्यनारायण बड़ी मुश्किल से कानून की लपेट में आने से बचा था। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। लड़की की तलाश का यह अभियान कब से आरंभ होना होगा? अभी से, इसी क्षण से। और रमाकांत, लड़की की तलाश में तुमने कैसी भी कोई कोशिश उठा नहीं रखनी है। वह सब तो हुआ, लेकिन नकदऊ का क्या इंतजाम है? पहाड़ जैसा काम बता रहे हो और नकदऊ का जिक्र ही नहीं कर रहे हो। इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि नकदऊ का जिक्र किए बिना तुम जो नहीं रहने वाले थे। नकदऊ का कितना बढ़िया इंतजाम है, इसका अंदाजा तो तुम्हें इसी बात से हो जाना चाहिए कि वह सेठ जगत नारायण की भांजी है। जीते रहो प्यारो, रमाकांत हर्षित स्वर में बोला। अब जरा नकदऊ का नजारा भी हो जाए, मेरी हथेली खुजला रही है। जो जानकारी हासिल हो, सुनील उठता हुआ बोला, उसकी मुझे हाथ के हाथ खबर करते रहना। ठीक है, मैं कह रहा था कि वह नकदऊ सेठ बहुत बीमार है, कभी भी तय बोल सकता है। उसका यह काम जितनी जल्दी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन नकदऊ और चाय रहने दो, वह मैं फिर कभी आकर पीऊंगा। और सुनील वहां से बाहर निकल गया। रमाकांत कुछ क्षण सुनील के पीछे बंद हुए दरवाजे को घूरता रहा और फिर गुस्से में बोला, मायावा। सुनील ब्लास्ट के दफ्तर में पहुंचा। दिवाकर उसके केबिन में उसकी कुर्सी पर बैठा
एक ट्रे में रखे कागजात टटोल रहा था। सुनील को देखते ही वह उछलकर खड़ा हो गया। तुम बाज नहीं आओगे, सुनील दांत पीसकर बोला। वो साहब, दिवाकर खिसियाई स्वर में बोला। बुरी आदतें कोई एकदम थोड़ी ही छूट जाती हैं। सुनील अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बैठो, वह बोला। दिवाकर उसके सामने बैठ गया। मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तुम वहां नहीं थे। मैं वहीं था बॉस, दिवाकर बड़ी संजीदगी से बोला। थोड़ी देर के लिए चाय वाय पीने की खातिर इधर उधर हो गया हूँगा, लेकिन था मैं वहीं। क्या खबर है? दिवाकर ने एक लिखित रिपोर्ट उसके सामने रख दी। सुनील ने रिपोर्ट पढ़ी और फिर उसे ट्रे में डालता हुआ बोला, यानी कि कोई खास खबर नहीं है। जी हाँ, दिवाकर बोला। सुनील ने अपनी जेब से गिफ्ट हाउस से हासिल की घड़ी निकालकर दिवाकर के सामने रख दी। यह लो अपनी घड़ी। शुक्रिया, दिवाकर घड़ी अपने अधिकार में करता हुआ बोला। और 50 रुपये निकालो, जो मुझे यह घड़ी हासिल करने के लिए देने पड़े हैं। ज़रूर, दिवाकर ने तुरंत 50 रुपये अदा कर दिए। सॉरी बॉस, वह 50 रुपये और अदा करने वाली बात मैं भूल गया था, वरना मैं पहले ही दे देता। नेवर माइंड, वहाँ मुझे तुम्हारी एक सहेली मिली थी। कहाँ? गिफ्ट हाउस में। हाँ। कौन? उर्वशी। और वहाँ उसकी वजह से बहुत हंगामा हो गया था, जिसमें तुम्हारी खातिर मैं भी लपेटा गया था। हंगामा? मंसल ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। उर्वशी पर? दिवाकर हैरानी से बोला। हाँ, हुआ क्या था बॉस? सुनील ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। नामुमकिन, दिवाकर आवेशपूर्ण स्वर में बोला। वह लड़की ऐसी हरकत नहीं कर सकती। लेकिन कंगन मेरे सामने उसके बैग से बरामद हुआ था, सुनील बोला। जरूर उस बंसल ने कोई शरारत की होगी, लेकिन किस लिए? उसे ऐसी शरारत करने का फायदा? तो फिर कोई और गड़बड़ हुई होगी। उर्वशी ने चोरी करने की कोशिश की हो, यह मैं हरगिज नहीं मान सकता। दुआ करो कि जज भी न माने। नॉनसेंस, जज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह उसका पुलंदा बांध देगा। हर बात उसके खिलाफ है। वह लड़की सिर्फ इसलिए सजा से नहीं बच सकती क्योंकि वह खूबसूरत है और क्योंकि तुम कहते हो कि वह ऐसा नहीं कर सकती। दिवाकर चिंतित दिखाई देने लगा। कुछ क्षण वह खामोश रहा और फिर बोला, आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं साहब? मैं उसकी जो मदद कर सकता था तुम्हारे कहे बिना ही कर चुका हूँ, लेकिन असली मदद तो उसकी तभी हो सकती है जब बंसल उसके खिलाफ की गई अपनी शिकायत वापस ले ले। ऐसा हो सकता है? दिवाकर आशापूर्ण स्वर में बोला। वह तो कहती है हो सकता है। वह तो बड़े दावे के साथ कह रही थी कि वह बंसल को अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मना लेगी। हालांकि मुझे तो उम्मीद नहीं कि बंसल माने। उसने शोरूम में बंसल की बड़ी बुरी गत बनाई थी, लेकिन शायद वह अपना दावा सही कर भी दिखाए। कहती थी कि वह नगर के कई बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों को जानती है, ऐसे व्यक्तियों को जो बंसल को अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हाँ, यह तो सच है। उर्वशी की वाकिफियत बड़ी तगड़ी है। मिसाल के तौर पर वह श्यामनाथ को बड़ी अच्छी तरह जानती है। सुनील प्रभावित हुए बिना न रह सका। श्यामनाथ बड़ा घिसा हुआ राजनीतिबाज था, संसद सदस्य रह चुका था और राजनगर में उसका काफी दबदबा था। श्यामनाथ उर्वशी की खातिर बंसल से बात करने को राजी हो जाएगा? उसने पूछा। हो सकता है, दिवाकर बोला। कभी उसके उर्वशी से बड़े गहरे संबंध थे। कैसे संबंध? वैसे ही, ऐसे वैसे। फिर तो वह लड़की के काम आ सकता है। फिर तो लड़की का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दिवाकर खामोश रहा। तुम्हारी उसके साथ कैसी यारी है? बहुत गहरी? बहुत गहरी तो नहीं, बस ठीक है। एक दो बार उसके साथ तफरी का इत्तेफाक हुआ है। वैसे भी मेरी उससे पुरानी वाकिफियत नहीं है। पहली बार मैं उससे हाल ही में शालीमार में मिला था। उस लड़की के बारे में खास कुछ नहीं जानते मालूम होते। करेक्ट, खास कुछ नहीं जानता मैं। फिर भी देखिए, लड़की तो आपने देखा ही है। एकदम इनकलाब जिंदाबाद चीज़ है। मैंने उसे देखा, मुझे वह तैयार मान लगा और मैं उसको फांसने की कोशिश में लग गया। कैबरे डांसर का धंधा करने वाली लड़कियां तैयार मान नहीं होती। करेक्ट, जल्दी ही मुझे भी अपनी गलती महसूस हो गई थी। यानी कि दिवाकर महान को मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, बहुत बुरी। यूं समझिए कि लड़कियां फांसने की मेरी सारी काबिलियत का पलस्तर उधड़ गया। कमबख्त ने अपनी कन की उंगली का नाखून तक नहीं पकड़ने दिया। तुम्हारा तो रिकॉर्ड टूट गया। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी लड़की को फांसने की कोशिश की हो
और वह न फंसी हो। हाँ, रिकॉर्ड जरूर टूट गया था, लेकिन हौसला नहीं टूटा था, न दिल टूटा था। दरअसल यह गुड़िया जरा ज्यादा कीमती थी और मेरी माली हालत दगा दे गई थी। कंपटीशन जरा ज्यादा था, बाकी कैंडिडेट बड़े पैसे वाले थे, इसलिए मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ा था, वरना कोई ऐसी भारी मायूसी वाली हालत नहीं थी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पैसे बिना जिंदगी नहीं। सुनील हंसा। लेकिन मैं सिर्फ पीछे ही हटा हूँ, दिवाकर छाती फुलाकर बोला। अपने इरादों से एकदम बाज नहीं आया हूँ। पैसा हमेशा ही मेरी समस्या नहीं बना रहेगा। कभी न कभी मेरे पास भी इतना पैसा होगा कि मैं भी जमकर कंपटीशन का मुकाबला कर सकूंगा। उर्वशी के दाएं बाएं फिरने वालों के पास केवल पैसा है, लेकिन मुझमें और भी कई गुण हैं और उर्वशी अंधी नहीं है जो उसे वे गुण दिखाई न दे। मैं जानता हूँ, असल में वह मुझे बहुत पसंद करती है। तुम शालीमार नाइट क्लब जाते रहते हो? हाँ, अक्सर जाता हूँ। कैसी जगह है? बढ़िया। डिनर और डांस का हंगामा खेज सिलसिला तो वहाँ है ही। साथ ही एकाएक दिवाकर की आवाज़ धीमी पड़ गई और वह आगे को झुककर बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला, वहाँ जुआ भी होता है। नगर के बड़े संभ्रांत व्यक्ति वहाँ जुआ खेलने आते हैं। इसी वजह से वहाँ कभी छापा नहीं पड़ा। उस क्लब का मालिक कौन है? हरनाम सिंह नाम का एक व्यक्ति है। उर्वशी पर बड़ा मेहरबान है वह। उसने उर्वशी से बहुत तगड़ी फीस पर बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। दिवाकर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया और हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। हे भगवान, इतनी देर हो गई, मुझे इजाजत दीजिए साहब। कहाँ जाना है? एक लड़की को डिनर पर लेकर जाना है। आई सी, आप भी चलिए। कबाब में हड्डी बनने? नहीं, मैं आपके लिए अलहदा कबाब का इंतजाम कर दूंगा, आप उसमें हड्डी बनते रहिएगा। नहीं शुक्रिया, मेरा मूड नहीं है। तो बंदा चला। सुनील ने सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन उर्वशी को अदालत में पेश होना था। उर्वशी वहां यूं सज धज कर पहुंची जैसे किसी की बारात में शामिल होने के लिए आई हो। सुनील ने अपने वकील मित्र चटर्जी साहब से बात की थी। उन्होंने अपने भट्टाचार्य नामक असिस्टेंट को उर्वशी की पैरवी के लिए नियुक्त कर दिया था। तुम तो कहती थी, सुनील ने उर्वशी से पूछा, कि तुम बंसल को अपनी शिकायत वापस लेने के लिए मना लोगी। जिस आदमी से मैंने बंसल पर दबाव डलवाना था, उर्वशी बोली। इत्तेफाक से वह कल नगर में नहीं था, आज भी नहीं है। आई सी, अदालत में क्या होगा? आज तो कुछ नहीं होगा, केवल केस दाखिल हो जाएगा और जमानत हो जाएगी। ओह, प्रत्यक्षता लड़की बड़ी दिलेरी दिखा रही थी, लेकिन सुनील से यह छुपा न रहा कि वास्तव में वह बहुत नर्वस थी, बहुत चिंतित थी। अदालत में बंसल, उसका सेल्समैन सुरेश और वह सब इंस्पेक्टर भी मौजूद था जिसने उर्वशी के बैग से कंगन बरामद किया था। दोपहर तक भट्टाचार्य ने उसकी जमानत करवा दी। वह सुनील के साथ अदालत से बाहर निकली। एकाएक पता नहीं कहां से एक फोटोग्राफर उनके सामने टपक पड़ा और उसने बिना कोई चेतावनी दिए उर्वशी की तस्वीर खींच ली। सुनील उस फोटोग्राफर को जानता था। वह एक बड़े घटिया अखबार का प्रतिनिधि था जो कैबरे डांसर चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार जैसी खबरों को बड़े चटकारों के साथ छापता था। इससे पहले कि सुनील उस फोटोग्राफर से संबोधित भी हो पाता, उर्वशी का बैग वाला हाथ हवा में घूमा। बैग पूरी शक्ति से फोटोग्राफर के कैमरे से टकराया और अगले ही क्षण कैमरा चूर चूर हुआ दूर फर्श पर गिरा पड़ा था। गिरने से वह खुल गया था और उसके भीतर मौजूद फिल्म का सत्यानाश हो गया था। लेकिन उसकी तस्वीर न खींच पाए। उर्वशी अपने इस प्रयत्न में फिर भी कामयाब न हो सकी। एक अन्य फोटोग्राफर उसके सामने आया। उसने आनन फानन उर्वशी की एक तस्वीर खींची और फिर पलक झपकते ही भीड़ में कहीं गायब हो गया। उस तमाम हंगामे की वजह से उन दोनों के गिर्द भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। सुनील बड़ी मुश्किल से भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ उसे कचहरी की इमारत से बाहर लाया और उसे एक टैक्सी में बिठा पाया। मैं तुमसे फिर मिलूंगा, उसने उर्वशी से कहा और उसे वहां से रवाना कर दिया। वह वापस भीड़ में लौटा। दूसरे फोटोग्राफर की सूरत की एक झलक भी वह नहीं देख पाया था। अपने हम पेशा लोगों से उसने उस फोटोग्राफर के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसे उस फोटोग्राफर के बारे में कुछ न मालूम हो सका। या तो लोग जानते नहीं थे और या बताना नहीं चाहते थे। सुनील ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से रमाकांत को टेलीफोन किया। यह उसका सौभाग्य था कि रमाकांत जाग चुका था। मैं सुनील बोल रहा हूँ, सुनील बोला। बोलो प्यारो, रमाकांत बोला।
जम जम बोलो, जुग जुग बोलो। क्या खबर है? खबर जब होगी तो सीधी तुम्हारे ही पास आएगी। मैंने कल रात ही जौहरी को प्लेन से विश्वनगर भेज दिया था। मैंने उसे कह दिया था कि वह सीधे तुम्हें रिपोर्ट करे। तुम्हें जल्दी थी ना, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया है। वह मुझे बताता, मैं तुम्हें बताता, इससे वक्त खराब होता। तुमने बहुत समझदारी दिखाई। समझदारी तो मैं हमेशा ही दिखाता हूँ। शाबाश। वह तो हुआ, लेकिन नकदऊ का क्या इंतजाम है? कल भी तुम नकदऊ की बात गोल कर गए थे। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। उसने ब्लास्ट का नंबर डायल किया। संपर्क स्थापित होने पर उसने पूछा, रेणु, सुनील बोल रहा हूँ। बोलो ना। रेणु मीठे स्वर में बोली, तुम तो बोलते ही नहीं हो। मेरा कोई फोन तो नहीं आया था? एक तो फोन आए थे। दिवाकर तुम्हारे केबिन में बैठा है, मैंने उससे बात करवा दी थी। ओके, मेरी दिवाकर से बात करवा दो। अभी लो। थोड़ी देर बाद सुनील के कान में दिवाकर की आवाज पड़ी। दिवाकर, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हेलो बॉस, दिवाकर बोला। मेरा कोई फोन तो नहीं आया? 2 फोन आए थे, दोनों लड़कियां बोल रही थी। पहली ने अपना नाम भैरवी बताया था। वह पूछ रही थी कि कहीं आप मर तो नहीं गए हैं। कह रही थी कि अगर आप मर गए हो तो वह फूल भिजवा दे। उसे छोड़ो। दूसरा फोन किसका था? वह सुनीता नाम की किसी लड़की का था। शाहजहां होटल से बोल रही थी। और विश्वनगर से आपकी एक टेलीग्राम आई है। तुमने उसे खोला? नहीं साहब, आपके नाम टेलीग्राम है, उसे खोलने की गुस्ताखी भला मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे टेलीग्राम टेलीग्राम होती है, उसे खोलने की गुस्ताखी कर लिया करते हैं। तो अब खोलूं? हाँ, और बताओ क्या लिखा है उसमें? जरा होल्ड कीजिए। कुछ क्षण खामोशी रही और फिर दिवाकर की आवाज आई। यह टेलीग्राम जौहरी नाम के किन्हीं साहब ने भेजी है। लिखा है, सत्यनारायण का दफ्तर बंद है, नैन्सी गायब हो गई है, फिर खबर करूंगा। बस? जी हाँ। ओके, थैंक यू। आप ऑफिस आ रहे हैं? अभी रहें। आज अदालत में कैसी बीती? विशेष कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी सहेली की जमानत हो गई है और अगली तारीख पड़ गई है। ओह, यानी कि बंसल को केस वापस लेने के लिए वह मना नहीं पाई? नहीं। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। फिर उसने शाहजहां होटल में फोन किया। सुनीता से बात हुई तो उसने बताया कि सेठ जी उससे फौरन मिलना चाहते थे। सुनील कचहरी की इमारत से बाहर निकलकर एक स्कूटर पर सवार हुआ और फौरन शाहजहां पहुंचा। नर्स की सफेद यूनिफॉर्म पहने सुनीता उसे मिली। हेलो, सुनील बोला। हेलो, वह बोली। उसके स्वर में तनिक चिंता का पुट था। नई नर्स का इंतजाम हो गया है? हाँ। अपना वादा याद है ना? याद है। आओ। सुनील उसके साथ सेठ के बेडरूम में पहुंचा। सुनीता उसे बेडरूम में छोड़कर वहां से विदा हो गई। वृद्ध पलंग पर तकियों के सहारे अधलेटा सा पड़ा था। सुनील को देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। आओ, वह बोला। आओ बरखुरदार, बैठो। सुनील उसके पलंग के समीप एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। मुझे खेद है, कल बातचीत मुकम्मल न हो सकी, वृद्ध बोला। कोई बात नहीं, सुनील बोला। दरअसल सत्यनारायण की मौत की खबर सुनकर मुझे बड़ा सदमा पहुंचा था। बाद में सुनीता ने मुझे अखबार भी पढ़कर सुनाया था। अखबार में उसकी मौत के बारे में जो कुछ छपा है, क्या वह सब सच है? जी हाँ। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों कत्ल हुआ उसका? मैं तो अनुमान ही लगा सकता हूँ। सत्यनारायण आपकी भांजी को तलाश करने में लगा हुआ था। इसी संदर्भ में शायद वह कोई ऐसी बात जान गया था जिसका आम हो जाना किसी को गवारा नहीं था, इसलिए उसका कत्ल करके किसी ने उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी थी। वृद्ध खामोश रहा। वैसे मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है। मुमकिन है उसके कत्ल का और आपकी भांजी की तलाश का आपस में कोई रिश्ता ना हो। वह कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं था। उसके और वजहों से भी 100 दुश्मन हो सकते थे। पुलिस को उसके मुझसे संबंध की खबर है? जी हाँ, है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस संबंध को लेकर कोई पुलिस वाला आपको तंग करने नहीं आएगा। वृद्ध खामोश रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उंगलियां अपनी पसलियों के साथ ठक ठकाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी, होठों पर एक क्षीण सी मुस्कुराहट आई और वह बोला, सुना है कल मनोहर से भी तुम्हारा टकराव हो गया था? जी हाँ, सुनील भावहीन स्वर में बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? मुझे तो वह कुछ खास जचा नहीं। तकल्लुफ बरत रहे हो बरखुरदार। शायद सोच रहे हो कि क्योंकि वह मेरा लड़का है
इसलिए उसके बारे में कोई गलत बात सुनना बुरा लगेगा, या शायद कल की संक्षिप्त सी मुलाकात में तुम लड़के की जात पहचान ही नहीं पाए। मैं तो उसे बरसों से झेल रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसा लड़का है वह। एक नंबर का कमीना, मक्कार, जलील, बेरहम और खुदगर्ज इंसान है वह छोकरा। मेरे किन्हीं भारी गुनाहों की सजा के तौर पर यह लड़का मुझ पर थोपा गया है। काश वह पैदा होते ही मर गया होता। सुनील खामोश रहा। यह सिर्फ आज ही मेरे लिए मुसीबत नहीं बना है, यह जब से पैदा हुआ है मेरे लिए जान का जंजाल बना हुआ है। बेईमानी, धोखाधड़ी और धृष्टता तो जैसे इसे घुट्टी में घोलकर पिलाई गई थी। जहां भी यह जाता था अपनी बुराई का असर छूत की बीमारी की तरह फैला देता था। कोई स्कूल इसे अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं होता था। 15 साल की उम्र में पहुंचने तक यह पड़ोस की 2 लड़कियों का शील भंग कर चुका था। शुरू से ही इसकी निगाह मेरी दौलत पर थी। आज भी यह एक बाज की तरह मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। सच पूछो तो मेरे राजनगर से कूच करने के पीछे भी मनोहर ही वजह था। मैं चाहता था यह यहाँ रह जाए और मैं इससे अलग कहीं शांति से जिंदगी गुजार सकूं। यह आपसे संपर्क तो फिर भी रखता था। इसे जब पैसे की जरूरत होती थी यह या तो खुद मेरे पास आ धमकता था और या चिट्ठी लिख देता था। उसको आपके यहाँ आए होने की कैसे खबर लगी? उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभरे, जैसे बात उसकी समझ में ना आ रही हो। फिर वह बोला, पता नहीं, आप तो एकाएक ही यहाँ चले आए थे ना? हाँ। फिर तो किसी ने तो उसे बताया ही होगा। हाँ, यह तो है। सुनील का ध्यान बंद दरवाजे की तरफ गया। वह सोचने लगा कि क्या सुनीता बंद दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी वार्तालाप सुन रही हो सकती थी। सुना है आपके यहाँ पहुँचते ही मनोहर यहाँ आ धमका था, प्रत्यक्षता सुनील बोला। हाँ, वृद्ध बोला, एक लंबे अरसे बाद मेरी अपने कथित साहबजादे से मुलाकात हुई थी। देखने लायक नज़ारा था। मैं यूं ही पलंग पर पड़ा था जब वह यहाँ पहुंचा था। उसने मुझे नमस्ते नहीं की, कोई राम सलाम नहीं की, मेरा हाल चाल नहीं पूछा। उसके मुखारविंद से जो पहले फूल झड़े थे वो यही थे कि पैसा निकालो। पैसा हासिल करने के लिए उसने मुझसे प्रार्थना नहीं की, बल्कि कर्जा वसूल करने के अंदाज से मांग की। और इस बार की मांग भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। उसको बहुत बड़ी रकम चाहिए थी और वह उसे हासिल करने के लिए मरा जा रहा था। कितनी बड़ी रकम? 4 लाख रुपए। किस लिए? वह वजह बताने को तैयार नहीं था। आपने उससे क्या कहा? मैंने साफ इनकार कर दिया। वृद्ध के स्वर में संतोष का पुट था। और उसने इनकार सुन लिया? कहाँ सुन लिया साहब? मेरे इनकार की उस पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई जैसे मैंने उसे गोली मार दी हो। पहले तो उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं आया कि मैं पैसा देने से इनकार कर रहा था। फिर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह बुरी तरह गरजने बरसने लगा और मुझे गालियां देने लगा। अगर ऐन मौके पर सुनीता न पहुंच जाती तो शायद वह मुझ पर हाथ भी उठा बैठता। सुनीता ने बड़ी मुश्किल से पुलिस बुलाने की धमकी वगैरह देकर उसे यहाँ से निकाला था। उस रोज मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। यही करिश्मा था कि उस छोकरे के व्यवहार से मुझे फिर हार्ट अटैक नहीं हो गया। उसने फिर आंखें बंद कर ली। इस बार उसने बहुत देर तक आंखें नहीं खोली। एक बात बताओ बरखुरदार। पूछिए, सुनील बोला। अगर तुम्हें निश्चित रूप से मालूम हो कि कोई तुम्हारा कत्ल करना चाहता है तो तुम क्या करोगे? इससे पहले कि वह मेरा कत्ल कर पाए मैं उसका कत्ल कर दूंगा। वह हड़बड़ाया। शायद उसे ऐसे उग्र उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। तुम मजाक कर रहे हो? वह बोला। कतई नहीं। जान एक बेशकीमती चीज है और इसको इस जहान में सलामत रखना आपका हक है। जान को जहान में सलामत रखने के लिए जरूरी हर काम की इजाजत कानून भी देता है। उसने अपने कागज जैसे होठों पर जबान फेरी और बोला, तुम वाकई किसी का कत्ल कर सकते हो? आत्मरक्षा के लिए कर सकता हूँ, विशेष रूप से तब जबकि आत्मरक्षा के लिए इसके अलावा कोई चारा ना हो। आत्मरक्षा न्यायोचित है, बशर्ते कि आक्रमणकारी की नियत साफ जाहिर हो रही है, जैसे वह चाकू या पिस्तौल लेकर तुम पर झपट रहा हो। लेकिन छुप कर वार करने वाले से आप कैसे आत्मरक्षा कर सकते हैं? अगर कोई आपके खाने में जहर मिलाने की ताक में लगा रहता हो या आपकी ऐसे हत्या करना चाहता हो कि वह दुर्घटना लगे, तो उस सूरत में तो शिकार को अपने क्रियाक्रम का इंतजाम कर लेना चाहिए और वह कर भी क्या सकता है।
अगर कोई आदमी कत्ल के लिए बिल्कुल ही आमादा हो जाए तो उसे अपने इरादों को कार्य रूप में परिणत करने से रोकना बहुत कठिन होता है। कठिन क्या, असंभव ही समझिए। अब यह जुदा बात है कि बाद में उसका अपना क्या अंजाम होता है। तुमने कभी कत्ल किया है सुनील? हाल ही में तो कोई नहीं किया। वृद्ध फिर मुंह बाए सुनील को देखने लगा। शायद उसे उस उत्तर की भी अपेक्षा नहीं थी। ये गोलमोल बातें करने छोड़िए सेठ जी, सुनील बदले स्वर में बोला। साफ साफ बताइए, आपका ख्याल है कि कोई आपका कत्ल करना चाहता है? मेरा ख्याल नहीं है यह, मुझे पक्का पता है। कौन? मनोहर, मेरा कथित नूरे चश्म। क्यों? ताकि वह विरासत में मेरी दौलत हासिल कर सके। अगर ऐसी बात है तो आप झंझट खत्म क्यों नहीं कर देते? आप उद्देश्य की छुट्टी कर दीजिए, फिर हत्या की भी छुट्टी हो जाएगी। क्या मतलब? आप नई वसीयत तैयार करवा लीजिए और उसमें आप मनोहर को अपनी जायदाद से एकदम बेदखल करवा दीजिए। फिर वह वसीयत आप मनोहर को भी दिखा दीजिए ताकि उसे वस्तु स्थिति की समझ आ जाए। उस वसीयत को देख लेने के बाद वह आपके कत्ल का इरादा छोड़ देगा, क्योंकि फिर उसे आपके कत्ल से कोई लाभ न होगा। यह नहीं हो सकता। वृद्ध उदास भाव से सिर हिलाता हुआ बोला। अगर काम इतना आसान होता तो इसे मैं कब का कर चुका होता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे अपनी दौलत की वसीयत करने का अधिकार नहीं है। यह कैसे हो सकता है? माल आपका है। आप? हो सकता है, ऐसा ही है। यह सब मेरे बाप का किया धरा है। मेरी सारी जमीन जायदाद मुझे मेरे बाप से हासिल हुई थी, जो उसने मेरे नाम वसीयत करके मेरे लिए छोड़ी थी। उस वसीयत की एक शर्त यह थी कि मेरी मौत के बाद जो भी धन दौलत पीछे रह जाए उस पर अपने आप बिना किसी वसीयत के उसके नाती पोतों का हक समझा जाए। यानी कि आपकी भांजी मेनका का और आपके लड़के मनोहर का? हाँ। आपके पिता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि मैं मनोहर को हराम की औलाद समझता था। मेनका की तब कोई खबर नहीं थी। मेरे बाप को मेरी व्यापारिक बुद्धि पर धेले का विश्वास नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि मैं अपने जीते जी ही उनके द्वारा छोड़ी सारी धन संपत्ति फूंक दूंगा और मनोहर अपनी आंखों के सामने उस दौलत को उजड़ती देख देख कर तड़पेगा, जिसमें से एक धेला भी मेरी मौत के बाद मेरे बाप के ख्याल से बचने वाला नहीं था। लेकिन हकीकत आपने दौलत उजाड़ी नहीं, न सिर्फ उजाड़ी नहीं बल्कि उसमें इजाफा भी किया। मेरे बाप का मेरी व्यापारिक बुद्धि के बारे में जो ख्याल था वह गलत था। मैंने उनकी छोड़ी दौलत को छुआ तक नहीं, लेकिन उसके दम पर उससे कहीं ज्यादा और दौलत कमा कर दिखा दी। इस वक्त मेरी माली हैसियत 1 करोड़ के पेटे में है। फिर तो मनोहर से पीछा छुड़ाने के लिए विश्वनगर जाकर आप कोई खास दूर नहीं गए। आपको तो चांद पर जाना चाहिए था। मजाक छोड़ो बरखुरदार, मैं तुमसे कोई सेवा चाहता हूँ। हुक्म कीजिए। मैं चाहता हूँ तुम मनोहर से मेरी हिफाजत करो। आप यह मत समझिए कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे लिए असंभव काम है। मैं 24 घंटे आपके साथ बंधा नहीं रह सकता, लेकिन मेरी यह सेवा तुम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? यह पता लगाकर कि मनोहर को 4 लाख रुपए की मोटी रकम क्यों चाहिए। अगर मुझे उसकी ज़रूरत मुनासिब लगी तो मुमकिन है मैं उसकी मदद ही कर दूं। लेकिन जिस शख्स से आपको नफरत है, आप उसकी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि मेनका के मिल जाने तक मैं जीवित रहना चाहता हूँ। अगर यह बात है तो आप वैसे ही उसे 4 लाख रुपए क्यों नहीं दे देते? यूं खामखा दे देने से उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे। एक मांग पूरी ही जाने पर वह दूसरी, पहले से ज्यादा बड़ी मांग पेश कर देगा। लेकिन अगर उसे पैसे की वाकई जरूरत है और उसकी जरूरत की जांच पड़ताल करवाकर मैं उसे पैसा दूंगा, तो वह इसे ऐसी मदद समझेगा जिससे उसकी जान जंजाल से निकल रही होगी। मुंह तो वह तब भी फाड़ेगा, क्योंकि मुझसे पैसा ऐंठते रहना वह अपना धर्म समझता है। लेकिन तब वह कुछ अरसा जरूर खामोश रहेगा। मुझे तो वक्त चाहिए, तब तक शायद मेनका मिल जाए। मनोहर कुछ काम धंधा करता है? हाँ, सुना है वह किसी इन्वेस्टमेंट एजेंट का पार्टनर है। कंपनी का नाम राजपाल एंड कंपनी है और राजपाल उस शख्स का नाम है जिसका मनोहर स्वयं को पार्टनर बताता है। यह राजपाल एंड कंपनी का दफ्तर कहाँ है? मेहता रोड पर। मैं मनोहर को टटोलूंगा जरूर। साथ ही एक काम और करना, अगर मुझे एकाएक कुछ हो जाए, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें लगे कि मैं अपनी आई मौत नहीं मरा,
तो तुम मनोहर को मेरी मौत का जिम्मेदार समझना और चाहे कुछ हो जाए उसे अपने किए की सजा जरूर दिलवाना। अगर वह अपराधी हुआ तो वह सजा जरूर पाएगा। हाँ, उसे अपने अपराध का फल चखने का मौका हासिल न होने देना। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरा ही कत्ल करके हासिल हुई दौलत से गुलछर्रे उड़ाए। ऐसा नहीं होगा। थैंक यू, और यह रख लो। सुनील ने देखा वृद्ध उसकी तरफ 100-100 के नोटों की 5 गड्डियां बढ़ा रहा था। 50,000 रुपये। यह किस लिए? सुनील बोला। तुमने इतने काम करने हैं। वृद्ध बोला। उनमें खर्चा तो होगा ही, लेकिन 50,000 रुपये? जो बाकी बचे मुझे लौटा देना, बशर्ते कि बची हुई रकम वापस हासिल करने के लिए मैं जिंदा रहा। मर गया तो यह रकम भी मनोहर के पास चली जाएगी। उस हरामखोर के हाथ लगने से तो अच्छा है कि यह किसी भले आदमी के पास रहे। लेकिन फिर भी कहना मानो बेटा। अच्छा, सुनील बोला। उसने बड़े संकोचपूर्ण ढंग से नोट अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिए। एक बात और याद रखना, वृद्ध बोला। मैं मर भी जाऊं तो भी तुम मेनका की तलाश जरूर जारी रखना। मैं अपने पीछे तो कुछ भी छोड़ूंगा, उसके आधे भाग पर मेनका का हक होगा। तुम उसे उसका हक जरूर दिलवाना। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। थैंक यू सन। वृद्ध ने फिर आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार उसने यूं आंखें बंद की थी जैसे वह पटाशेप का संकेत है। नमस्ते सेठ जी, सुनील उठता हुआ बोला। मैं चला। वृद्ध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सुनील बेडरूम से बाहर निकल आया। बेडरूम के दरवाजे के एकदम बाहर उसे वातावरण में इंटीमेट की गंध बसी मिली। सुनील को पहले ही मालूम था कि यह सेंट सुनीता इस्तेमाल करती थी। क्या अभी थोड़ी देर पहले वह दरवाजे पर खड़ी थी? सुनीता ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठी थी। सुनील को देखकर वह मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। वह दूसरी नर्स कब आएगी? सुनील ने पूछा। आज शाम 5 बजे से आना शुरू करेगी, सुनीता ने बताया। यानी कि शाम का प्रोग्राम पक्का है? मेरी तरफ से तो पक्का है। तो फिर मेरी तरफ से कैसे कच्चा हो सकता है? वह मुस्कुराई। मैं 7 बजे आऊँगा, सुनील बोला। तैयार मिलना। ओके। सुनील ने एक बार उसे सिर से पांव तक देखा और फिर बोला, और पोशाक कोई ऐसी पहनना कि उसको देखकर मेरे मन में यह ख्याल ना आए कि इससे तो यूनिफॉर्म ही अच्छी थी। वह भी ख्याल रखूंगी। कोई और निर्देश? बस, शुक्रिया, शाम को मिलेंगे। उसने सहमति से सिर हिला दिया। सुनील वहां से विदा हो गया। सुनील ने डायरेक्टरी में राजपाल एंड कंपनी का नाम निकाला। डायरेक्टरी में केवल एक ही टेलीफोन नंबर लिखा था और वह वहां छपे इकलौते नाम राजपाल के सामने दर्ज था। पता नहीं मनोहर राजपाल का पार्टनर था या यूं ही सेठ जगत नारायण पर रौब गांठने के लिए वह झूठ बोल रहा था। उसने एक पब्लिक टेलीफोन से उस नंबर पर फोन किया। राजपाल एंड कंपनी। तुरंत उत्तर मिला। मिस्टर मनोहर हैं? सुनील ने पूछा। वे तो इस वक्त दफ्तर में नहीं हैं। कब आएंगे? मालूम नहीं। आएंगे तो सही, यह भी पक्का नहीं है। और मिस्टर राजपाल? वो तो है। आप उनसे बात करना चाहते हैं? उन्हीं से करा दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? प्यारेलाल पटवारी। जरा होल्ड कीजिए। एक खट के साथ उसे लड़की की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। सुनील धैर्यपूर्ण मुद्रा बनाए रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसके कान में एक भारी पुरुष स्वर पड़ा। हेलो, मिस्टर राजपाल? सुनील ने पूछा। जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? बंदे को प्यारेलाल पटवारी कहते हैं। क्या थोड़ी देर के लिए आपसे मुलाकात हो सकती है? किस सिलसिले में? धंधे के सिलसिले में। फिर क्यों नहीं हो सकती साहब? धंधे के लिए ही तो हम दफ्तर खोलकर बैठे हुए हैं। कब आऊं? आपकी मर्जी है, चाहे अभी आ जाइए। मैं आ रहा हूं। यू आर वेलकम। सुनील ने संबंध विच्छेद कर दिया। एक स्कूटर पर सवार होकर मेहता रोड पहुंचा। वहां राजपाल एंड कंपनी तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। दफ्तर एक बहुखंडीय इमारत की 3री मंजिल पर था। वह दफ्तर में पहुंचा। उसने रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताया। प्रत्यक्षता रिसेप्शनिस्ट को उसके आगमन की खबर थी। वह तुरंत उसे राजपाल के कमरे में छोड़ आई। राजपाल एक बेहद लंबा चौड़ा थुल सा आदमी था। वह जिस्म को हरकत देता था तो चमड़ी के नीचे चर्बी जैली की तरह हिलती मालूम होती थी। उसने उठकर सुनील से हाथ मिलाया, उसे बैठने के लिए कहा और फिर कुर्सी पर ढेर हो गया। फरमाइए, वह बोला। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने फ़ोन पर ही अर्ज किया था, सुनील बोला।
कि मैं धंधे के बारे में यहाँ आया हूँ। आप व्यापारी हैं? जी हाँ। क्या व्यापार है आपका? मैं तिल का ताड़ बनाता हूँ, गिरे हुओं को उठाता हूँ। जी नहीं समझे? सुनील हंसता हुआ बोला। मैं ब्रेसियर बनाता हूँ साहब। वो ब्रेसियर क्या कहती है बख्श से? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हा हा हा। राजपाल ने अट्ठास किया। बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप। बड़ा दिलचस्प धंधा आपका। जी हाँ, और फायदा का भी। मोर ओवर आई लाइक टू हैव माई हैंड इन माई बिजनेस। हा हा हा। सुनील खामोश रहा। आप एकदम सही जगह पर आए हैं प्यारे लाल जी। हमारी फर्म को स्टॉक इन्वेस्टमेंट का 20 साल का तजुर्बा है। आजकल तो वैसे भी मौसम शेयर खरीदने का है। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अभी शेयर बड़ी न्यायोचित कीमत पर मिल रहे हैं। कुछ कंपनियों के शेयर खरीदने के तो मैं खास तौर से सिफारिश कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न नाइट्रेट, सेंट्रल स्टील, ग्लोब मोटर्स वगैरह। आप मुझे अंदाजा बताइए कि आप कितनी पूंजी लगाना चाहते हैं, फिर मैं आपको एकदम मुनासिब कंपनी का नाम बताता हूँ। अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पूंजी लगाना नहीं चाहता। पूंजी लगाना नहीं चाहते? राजपाल हैरानी से बोला। जी हाँ, तो मैं तो उस पूंजी के बारे में पूछताछ करने आया हूँ जो मैं आपकी कंपनी के माध्यम से पहले ही लगा चुका हूँ। उसको झटका सा लगा। उसके नेत्र विचलित हो उठे। आप पहले ही पूंजी लगा चुके हैं? वह सक पकाए स्वर में बोला। जी हाँ, मेरी कंपनी के माध्यम से। राजपाल एंड कंपनी के माध्यम से? जी हाँ। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बड़ी मेहनत से वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट पैदा कर पाया। हमारी कंपनी का बिजनेस बड़ा लंबा चौड़ा है मिस्टर प्यारेलाल, वह बोला। हमारे क्लाइंटों की गिनती भी हजारों में है, इसलिए अपने हर क्लाइंटों को याद रख पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पूंजी लगाते समय शुरुआत में आप मेरी कंपनी में किससे मिले थे? मनोहर नाम के साहब से। राजपाल के चेहरे पर वितृष्णा के भाव प्रकट हुए। उसने यूं गहरी सांस ली जैसे उसके किसी संदेह की पुष्टि हो गई हो। इस वक्त आपके स्टॉक की क्या स्थिति है मिस्टर प्यारेलाल? राजपाल ने पूछा। पटवारी, सुनील ने संशोधन किया। इस वक्त आपके स्टॉक की क्या स्थिति है मिस्टर प्यारेलाल पटवारी? मालूम नहीं, दरअसल यही तो मैं जानने आया हूँ। आपको हमारे द्वारा हमारे हर क्लाइंट भेजी जाने वाली स्टेटमेंट नहीं मिलती? नहीं, कभी भी नहीं मिली न। जब से मैंने मिस्टर मनोहर को अपनी पूंजी सौंपी है तभी से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं मिली। कितनी पूंजी लगाई है आपने? 2.5 लाख रुपए। नगद? नहीं, हुंडियाँ थी। मिस्टर मनोहर उन्हें भुनवाकर मेरे लिए कोई फायदे के शेयर खरीदने वाले थे। यह कब की बात है? कोई 1 हफ्ता पहले की। राजपाल के होठ भिंच गए। क्रोध की झलक दिखाई देने लगी। क्या बात है? सुनील घबराने का अभिनय करता हुआ बोला। कोई गड़बड़ तो नहीं? मेरी पूंजी तो सुरक्षित है ना? बड़ी मेहनत से राजपाल ने अपने आप पर काबू किया। वह जबरन मुस्कुराया और आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर प्यारेलाल पटवारी। घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर प्यारेलाल पटवारी। आपकी पूंजी एकदम सुरक्षित है। हमारे यहाँ किसी गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होती। फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया, उस पर लगा एक बटन दबाया और माउथ पीस में बोला। मिस अमीठिया, जरा मिस्टर प्यारेलाल पटवारी का खाता चेक करना। हाँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ। राजपाल रिसीवर कान से लगाए यूं बैठा रहा जैसे वह कोई बम फटने की प्रतीक्षा कर रहा हो। थोड़ी देर बाद दूसरी ओर से जवाब मिला तो जैसे बम ही फटा। उसके जबड़े और कस गए और नेत्र सिकुड़ गए। उसने धीरे से रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। कोई गड़बड़? सुनील ने सशंक स्वर में पूछा। कोई गड़बड़ नहीं मिस्टर प्यारेलाल, राजपाल जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। मेरा मतलब है मिस्टर प्यारेलाल पटवारी, आप कतई चिंता मत कीजिए। पिछले दिनों ऑफिस में कुछ हेर फेर की गई थी जिसकी वजह से कुछ फाइलें इधर उधर हो गई हैं। संयोगवश इस वक्त आपकी फाइल नहीं मिल रही, इसलिए मैं आपको आपकी पूंजी के बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दे सकता। हमें 1 आध दिन का वक्त दीजिए, तब तक मैं आपकी फाइल तलाश करवा लूँगा, आपके केस को ठीक से देख लूँगा और फिर आपको खबर भिजवा दूँगा। और वह उठ खड़ा हुआ। लेकिन सुनील भी उठा और विरोधपूर्ण स्वर में बोला, लेकिन मुझे मालूम तो होना चाहिए ना कि। राजपाल अपनी मेज के पीछे से निकलकर उसके समीप पहुंचा और उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला, जरूर मालूम होना चाहिए साहब,
मैं खुद आपको खबर करूंगा। बस केवल फाइल तलाश करवाने के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए। मेरी पूंजी तो सुरक्षित है ना? एकदम सुरक्षित है, मैं गारंटी करता हूँ। राजपाल एंड कंपनी में ऐसी गड़बड़ नहीं होती। तो मैं निश्चिंत हो जाऊं? सरासर, कल या परसों तक मैं खुद आपसे संपर्क स्थापित करूंगा। ओके, थैंक यू। सुनील ने उससे हाथ मिलाया और उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। उसने अपने पीछे राजपाल के ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। सुनील चिंतित भाव से रिसेप्शन की ओर बढ़ा। उसके पास से गुजरते समय वह ठिठका, रिसेप्शन की तरफ घूमा और परेशान हाल स्वर में बोला, कहाँ फंस गया मैं? यह आप लोगों का मनोहर तो पक्का चोर निकला। आप चिंता मत कीजिए प्यारे लाल जी, वह सांत्वनापूर्ण स्वर में बोली। चिंता से तंदुरुस्ती खराब हो जाती है, खाना हजम नहीं होता और धंधे में मन नहीं लगता। सब ठीक हो जाएगा जनाब। मनोहर कोई मामूली आदमी नहीं। अव्वल तो उसने कुछ किया नहीं होगा, और अगर किया होगा तो कंपनी उसके कृत्यों की जिम्मेदार होगी। अगर उसने आपके पैसे की कोई गड़बड़ की होगी तो वह उसकी समुचित भरपाई कर देगा। कैसे कर देगा? बहुत जल्दी विरासत में लाखों की जायदाद उसके हाथ में आने वाली है। मिस्टर राजपाल उससे सब भरपाई करवा लेंगे। मनोहर ऐसा नहीं करेगा तो जेल जाएगा, लेकिन आपकी पूंजी हर हाल में सुरक्षित रहेगी। लगता तो वह बड़ा शरीफ आदमी था, सुनील आह भरकर बोला। मजबूरी में कोई गलत हरकत कर बैठना इंसानी फितरत होती है। कुछ लोग लालच में जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों का मनोबल जल्दी टूट जाता है। मिस अमीठिया आप हैं? राजपाल साहब ने मेरी फाइल आपसे मांगी थी। हाँ, लेकिन फाइल मुझे मिली नहीं, कहीं इधर उधर हो गई मालूम होती है। शायद फाइल मनोहर के पास हो। बहरहाल आप चिंता मत कीजिए, फाइल कहीं नहीं जाती और आपकी पूंजी भी कहीं नहीं जाती। सुनील यूं उदास भाव से सिर हिलाता हुआ वहां से विदा हुआ, जैसे उसे विश्वास हो कि पूंजी तो डूब ही चुकी थी। वह इमारत से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। सारी बात उसके दिमाग में स्पष्ट हो गई थी। मनोहर की करतूत उसकी समझ में आ गई थी। साफ मालूम हो रहा था कि जिन 4 लाख रुपयों की उसे सख्त जरूरत थी, वे उसे कहाँ अदा करने थे। वह राजपाल एंड कंपनी के क्लाइंटों का पैसा या तो सीधे ही हड़प गया था, या उसने उस रकम से इस उम्मीद में सट्टा खेलने की कोशिश की थी कि वह माल कमा लेगा, लेकिन हकीकतन वह गांठ की रकम भी गवा बैठा था। मुमकिन था कि वह पैसा उसने रेस में या किसी और प्रकार के जुए में खोया हो। 4 लाख की मोटी रकम सीधे सीधे तरीकों से आनन फानन बर्बाद नहीं की जा सकती थी। बहरहाल हकीकत यह थी कि उसने कंपनी के माल का घोटाला किया था और राजपाल को इस तथ्य की खबर थी। सुनील को उम्मीद नहीं थी कि सेठ जगत नारायण मनोहर की गबन की हुई रकम की अदायगी के लिए पैसा देने को राजी हो, लेकिन राजपाल का व्यवहार न केवल यह साफ जाहिर कर रहा था कि वह मनोहर के साथ कोई रियायत नहीं करने वाला था, बल्कि ऐसा भी मालूम था कि उसने गबन की रकम की वसूली के लिए कोई तारीख निर्धारित की हुई थी, और मनोहर की बौखलाहट जाहिर करती थी कि वह तारीख कोई ज्यादा दूर नहीं थी। अगर यह सब सच था तो मनोहर सेठ जगत नारायण को जल्दी से जल्दी दूसरी दुनिया में रुखसत करने की कोशिश कर सकता था। एक और बात भी सुनील को सूझी। ये एक स्थापित तथ्य था कि सत्यनारायण सेठ की भांजी मेनका को तलाश करने में कामयाब हो गया था। मेनका मनोहर की ही तरह सेठ की आधी जायदाद की हकदार थी। शायद सत्यनारायण ने यह जानकारी मनोहर को बेचने की कोशिश की हो। आखिर वह 1 करोड़ रुपए की विपुल धनराशि का सवाल था। शायद सत्यनारायण ने मनोहर को यह ऑफर दी हो कि अगर मनोहर उसे एक मोटी रकम दे तो वह जायदाद के दूसरे वारिस को अर्थात मेनका को गायब कर देगा। लेकिन शायद मनोहर ने सत्यनारायण को डबल क्रॉस करने की कोशिश की हो, और जब सारी कहानी सुनील को सुनाने के लिए सत्यनारायण ने सुनील के फ्लैट पर उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की हो, तो मनोहर ने या तो स्वयं उसका कत्ल किया हो और या करवा दिया हो। सुनील ने एक टैक्सी पकड़ी और ब्लास्ट के दफ्तर की ओर रवाना हो गया। शाम को निर्धारित समय पर अपना सबसे शानदार सूट पहने सुनील शाहजहां होटल पहुंचा। इस बार से जगत नारायण के स्वीट का दरवाजा एक अन्य नर्स ने खोला। वह एक अधेड़ावस्था की स्त्री थी, लेकिन वह सूरज से ही बड़ी दक्ष और मुस्तैद लगती थी। सुनील भीतर दाखिल हुआ, तभी सुनीता भी वहां प्रकट हुई। उसने सुनील को बताया कि दूसरी नर्स का नाम विद्या था। सुनीता एक निहायत सीधी साधी साड़ी पहने थी, लेकिन फिर भी
वह इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। सुनील की तारीफी निगाहें अपने से हटती पाकर वह नर्वस भाव से बोली, पोशाक के मामले में मैं पास हो गई हूँ या मैं यूनिफॉर्म पहनूं? नहीं नहीं, सुनील हड़बड़ाकर बोला, तुम पूरे नंबरों में पास हो गई हो। शुक्रिया, वह बोली। चलें? हाँ ज़रूर। दोनों वहाँ से बाहर निकल आए। नीचे आकर वे दोनों एक टैक्सी में सवार हो गए। सुनील ने ड्राइवर को यूथ क्लब चलने के लिए कहा। टैक्सी रवाना हो गई। मनोहर दोबारा तो नहीं आया था? रास्ते में सुनील ने पूछा। नहीं, लेकिन उसने फ़ोन किया था। मैंने सेठ जी से उसकी बात करवाने से इनकार कर दिया था, सुनीता बोली। बहुत अच्छा किया था, सेठ जी से दूर ही रखो उसे। यही कर रही हूँ। यह बात विद्या को भी कह देनी थी, कह दी है। गुड। सुनो, मनोहर कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? कैसी गड़बड़? मेरा मतलब है कोई खतरनाक हरकत तो नहीं कर बैठेगा? कर सकता है, पैसे की उसे सख्त ज़रूरत है और सेठ जी के अलावा पैसे का कोई दूसरा साधन उसके सामने मौजूद नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर मनोहर कोई खतरनाक कदम उठाएगा तो भारी मूर्खता करेगा। अगर बुजुर्गवार को कैसे भी कुछ हो गया तो सबसे पहले उसी पर शक किया जाएगा। सुनीता खामोश रही। टैक्सी यूथ क्लब पहुंची। क्लब में सुनील ने सुनीता का रमाकांत से परिचय करवाया। सुनीता को देखकर रमाकांत के छक्के छूट गए। वह लड़कियों में जो तड़क भड़क देखने का आदी था वह सुनीता में कतई नहीं थी, लेकिन फिर भी वह यह कबूल किए बिना न रह सका कि सुनीता इंतहाई खूबसूरत युवती थी। लकी डॉग, वह उसके सामने ही सुनील से बोला। सुनील मुस्कुराया। उसने रमाकांत को बताया कि सुनीता सेठ जगत नारायण की नर्स थी। नर्स? रमाकांत एक बार फिर सुनीता को सिर से पांव तक देखता हुआ। क्या वाकई? हाँ, सुनीता बोली। मरीज तो मैडम कितनी ही खस्ता हालत में क्यों ना हो, बिस्तरों से उठ उठ कर आपके पीछे भाग लेते होंगे। सुनीता मुस्कुराई। आइए, तशरीफ लाइए। रमाकांत उन्हें हॉल में एक कोने की मेज पर ले आया। उस शाम रमाकांत ने उनकी खूब खातिर की। उसने मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी। कब रात के 11 बज गए किसी को खबर न हुई। रमाकांत थोड़ी देर के लिए उनके पास से उठा तो सुनील बोला, यहाँ तो अब बोर हो गए, चलो कहीं और चलते हैं। कहाँ? एक ऐसी जगह जहाँ पहले मैं भी कभी नहीं गया, शालीमार नाइट क्लब। यह क्या चीज़ है? चल कर देखते हैं, उम्मीद है अच्छी जगह होगी। पटा शेप न किया जाए? अभी नहीं, अभी तो शाम नहीं ढली, आधी रात होने को है। ओके, मैं अपनी बात बदल देता हूँ। मैं कहता हूँ अभी नहीं, अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ। वह हंसी। अब चल दो, रमाकांत आ गया तो जाने नहीं देगा। उसने सहमति में सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। दोनों क्लब से बाहर निकल आए। तुम्हारा यार अच्छा है, सुनीता बोली। हाँ, सुनील बोला। यार नाल बहारा मिले मित्रा दे। इसका क्या मतलब हुआ? मालूम नहीं, रमाकांत ही ऐसा कुछ कहा करता है, लेकिन जो भी मतलब होगा अच्छा होगा। वे एक टैक्सी पर सवार हुए और शालीमार नाइट क्लब की ओर रवाना हो गए। शालीमार नाइट क्लब नगर के बड़े उच्च वर्गीय इलाके मुगल बाग में स्थित था। डोरमैन ने दरवाजा खोला तो दोनों ने भीतर एक विशाल हॉल में कदम रखा। हॉल के मध्य में डांस फ्लोर था और उसके चारों तरफ मेजें बिछी हुई थी। एक और पूरी दीवार के साथ बार था। एक स्टीवर्ड उन्हें डांस फ्लोर से थोड़ा परे एक मेज पर बिठा गया। स्टेज पर कैबरे चल रहा था, लेकिन डांस करने वाली युवती उर्वशी नहीं थी। वेटर सुनील के आदेश पर बहुत ही माइल्ड कॉकटेल सर्व कर गया। मुझे नशा तो नहीं हो जाएगा? सुनीता बोली। अभी तक हुआ है? सुनील ने पूछा। नहीं, लेकिन फिर भी। अरे, नींबू के पानी से कभी नशा होता है? यह नींबू का पानी है, उससे जरा ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है यह। अच्छी बात है। सुनीता कॉकटेल की चुस्कियां लेने लगी। नग्नता की चरम सीमा पर पहुंचकर कैबरे खत्म हुआ। स्टेज पर केंद्रित स्पॉटलाइट बुझ गई। लोगों ने तालियां बजाई कि सारे हॉल की बत्तियां चल उठी। तब तक स्टेज पर से कैबरे डांसर गायब हो चुकी थी। हेलो बॉस, सुनील ने सिर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा। उसके पहलू में दिवाकर खड़ा था। हेलो दिवाकर, सुनील बोला। दिवाकर कुछ क्षण लार सी टरकाता हुआ सुनीता को देखता रहा और फिर बोला, फैंसी मीटिंग यू हियर सर। वाई? सुनील हैरानी से बोला। यह क्या मेरे लिए कोई वचित स्थान है? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था।
वह बड़बड़ाया, खैर जो भी मतलब था तुम्हारा, बैठो। दिवाकर बैठ गया। यह सुनीता है, सुनील ने परिचय कराया, और सुनीता यह दिवाकर है, मेरे दफ्तर में मेरा सहयोगी। दोनों में हेलो का आदान प्रदान हुआ। आज अकेले हो? सुनील ने पूछा। नहीं, दिवाकर बोला, है कोई साथ? वह बात सुनील से करता था, लेकिन उसकी निगाहें सुनीता पर ही टिकी रहती थी। उसे भी यहीं बुला लो। ओके, दिवाकर बोला और वहां से विदा हो गया। थोड़ी देर बाद दिवाकर जिस लड़की के साथ वापस लौटा, वह बेहद लिपि पुती और खूब तड़क भड़क वाली लड़की थी। दिवाकर से वह उम्र में बड़ी भी लग रही थी। वह एक बड़ी भड़कीली मैक्सी पहनी थी और बड़ी तजुर्बेकार लग रही थी। सुनीता को उसने ऐसी निगाहों से देखा जैसे स्वयं को वह उससे कहीं ऊंची चीज समझती हो। सुनील ने उसे इसलिए बुलवाया था कि थोड़ी देर के लिए सुनीता का साथ हो जाए और वह उससे अलग होकर वहां उर्वशी को तलाश कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था कि सुनीता उस लड़की के साथ से आनंदित हो पाती। उर्वशी क्लब में है? उसने दिवाकर से पूछा। हाँ, दिवाकर बोला, है। यहाँ डांस फ्लोर पर आएगी? नहीं, आज वह डांस नहीं कर रही। तो कहाँ है वो? ऊपर जुआ घर में। ये लोग मुझे जाने देंगे वहाँ? आप जाना चाहते हैं? हाँ, यह मेरा कार्ड ले जाइए। दिवाकर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उसे सौंपता हुआ बोला, इसे दिखा दीजिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। रास्ता किधर से है? पिछवाड़े में एक लिफ्ट है जो केवल जुआ घर जाने के लिए ही काम आती है। ओके, मैं अभी आया। सुनील अपने स्थान से उठा। वह पिछवाड़ी की तरफ बढ़ा। रास्ते में रुककर उसने वेटर को दिवाकर और उसकी सहेली को ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा। पिछवाड़े में लिफ्ट तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां एक बड़ा लंबा चौड़ा वर्दीधारी दरबान खड़ा था। जब तक उसने सुनील का कार्ड न देख लिया, उसने लिफ्ट का जंगला खोलने का उपक्रम नहीं किया। कार्ड देखकर उसने जंगला एक और सरकाया और सुनील को भीतर दाखिल होने का संकेत किया। सुनील भीतर दाखिल हो गया। दरबान ने जंगला बंद कर दिया और एक बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर को चलने लगी। सुनील ने देखा कि लिफ्ट के पिंजरे के भीतर किसी प्रकार का कोई बटन नहीं था। लिफ्ट का संचालन केवल बाहर से था। ऊपरली मंजिल पर आकर लिफ्ट रुकी। नीचे वाले दरबान जैसा ही एक दरबान वहां मौजूद था, जिसने लिफ्ट रुकते ही बड़े तत्पर ढंग से दरवाजा खोल दिया। सुनील बाहर निकला। ऊपर भी नीचे जितना ही बड़ा एक हॉल था जो एकदम भरा हुआ था। वहां हर प्रकार का जुआ खेलने का इंतजाम था और खूब बड़े बड़े दांव लग रहे थे। किसी छोटे मोटे आदमी के आगमन के काबिल जगह यह नहीं थी। एक रोलेट की टेबल के पास सुनील को उर्वशी दिखाई दी। उस टेबल के गिर्द खूब भीड़ थी। सुनील भी भीड़ में जा मिला। सुनील के बगल में खड़ा एक आदमी बोला, क्या तकदीर पाई है पट्टी ने? कम से कम 50,000 रुपए पहले ही जीत चुकी है। सुनील खामोश रहा। उसके देखते देखते उर्वशी ने एक तगड़ा दाव लगाया। क्रूपियर ने पासे फेंके। उर्वशी फिर जीत गई। क्रूपियर के चेहरे पर वितृष्णा के भाव उभरे। शायद वह उर्वशी की जीत के लिए, जो कि वास्तव में क्लब की हार थी, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसके बाद सुनील ने 4 दाव और चलते देखे, जिनमें से केवल एक उर्वशी हारी। यही सिलसिला रहा तो सुनील के बगल में खड़ा पहले वाला आदमी बोला, तो सरदार की तो नौकरी छूट जाएगी। सरदार कौन? सुनील ने पूछा। क्रूपियर। इसका नाम सरदार है? हाँ, सरदार सिंह। इसमें यह क्या कर सकता है? वह तो ईमानदारी से पासे फेंक रहा है। क्लब जीते या हारे, उसका मुकद्दर। फिर भी? क्या फिर भी? क्या उसे बेईमानी करनी शुरू कर देनी चाहिए? वह आदमी खामोश हो गया, लेकिन उसकी सूरत से ऐसा लग रहा था जैसे कहना चाहता हो कि उन हालत में सरदार सिंह से बेईमानी ही अपेक्षित थी। तभी एक वेटर वहां पहुंचा। उसने उर्वशी के पास झुककर उसके कान में कुछ कहा। उर्वशी ने सहमति से सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। उसने सारी चिप्स एक प्लास्टिक की ट्रे में जमा की और ट्रे के साथ कैशियर के पास पहुंची। उसने फिर चिप्स के बदले में नोट ले लिए, जो उसने अपने बैग में भर लिए। देखा कितने नोट जीती है? वही आदमी फिर बोला। बैग ठसाठस भर गया है। उसका मुकद्दर है, सुनील बोला। और 2-4 दिन यूं ही जीतती रही तो क्लब का दिवाला निकल जाएगा। कब से जीत रही है यह? आज तीसरा दिन है। मेरा अंदाज है कि इन 3 दिनों में यह लगभग 1 लाख रुपया जीत चुकी है। लेकिन यह तो क्लब की कैबरे डांसर है।
यह तो जो कुछ जीतती होगी क्लब को वापस कर देती होगी। क्या पता। उर्वशी हॉल से बाहर निकल गई थी। सुनील उस दिशा में पड़ा जिधर उर्वशी गई थी। हॉल से निकलने पर उसने स्वयं को एक अन्य हॉल में पाया। वहां भी मेजें बिछी हुई थी और एक कोने की मेज पर एक आदमी के वार्तालाप करती उर्वशी बैठी थी। उस आदमी को सुनील तुरंत पहचान गया। वह भूतपूर्व संसद सदस्य श्यामनाथ था। श्यामनाथ लगभग 40 साल का हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था और बड़ा घिसा हुआ राजनीतिबाज था। नगर के राजनीतिक क्षेत्रों में उसका बड़ा दबदबा था और सुनने में आया था कि वह आजकल कहीं विदेश में किसी राजनीतिक नियुक्ति के लिए तिगड़ में भिड़ा रहा था। सुनील ने देखा उर्वशी जल्दी जल्दी कुछ बोल रही थी और श्यामनाथ बड़ी गंभीर मुद्रा बनाए उसकी बात सुन रहा था। वह स्थिर बैठा था और उसकी आंखें उर्वशी के चेहरे पर टिकी हुई थी। जब उर्वशी खामोश हुई तो श्यामनाथ ने धीरे से कुछ कहा। श्यामनाथ का उत्तर सुनकर उर्वशी के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। फिर हैरानी का स्थान गुस्से ने ले लिया। एकाएक उर्वशी की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। उसने जल्दी से कुछ कहा और उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने फिर श्यामनाथ को कोई सख्त बात कही। श्यामनाथ के होंठ चेतावनीपूर्ण ढंग से हिले। उसके तुरंत बाद एकाएक उर्वशी घूमी और हॉल की साइड में मौजूद एक दरवाजे की तरफ डग भरती हुई बढ़ गई। श्यामनाथ उठकर उसके पीछे चला। सुनील श्यामनाथ के पीछे चल दिया। वह दरवाजा टेरेस पर खुलता था। टेरेस पर बड़ी नर्म मुलायम घास उगी थी जो चटकीली चांदनी में हरे कालीन जैसी मालूम हो रही थी। सुनील ने देखा टेरेस की मुंडेर के पास उर्वशी और श्यामनाथ खड़े थे। वह दबे पांव दरवाजे से बाहर निकला और एक विशाल पाम की ओट लेकर खड़ा हो गया। वहां वातावरण स्तब्ध था, इसलिए सुनील को दोनों में चल रहा वार्तालाप सुनाई दे रहा था। श्यामनाथ बड़े सुसंयत स्वर में कह रहा था, बड़ा अजीब मूड दिखा रही हो जाने मन। मैं तो तुमसे सीधे साधे सौदे की बात कर रहा हूँ। यह सौदा नहीं, ठगी है। उर्वशी तीखे स्वर में बोली। ठगी है, बटमारी है। अच्छा। श्यामनाथ के स्वर में व्यंग का पुट था। जिन हालात में इस वक्त तुम हो उनमें तुम्हारा ऐसी बात कहना क्या मूर्खतापूर्ण नहीं लगता? और फिर यह मत भूलो मेरी जान कि तुम मेरे पास आई थी, मैं नहीं आया था तुम्हारे पास। मुसीबत में मैं नहीं, तुम फंसी हुई हो। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी शर्तें तुम्हारे सामने रख दी हैं। वे एकदम मुनासिब शर्तें हैं। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो वे शर्तें तुम्हें हर हाल में माननी होंगी, और अगर मैं ना मानूं तो जेल जाओगी जाने मन। उर्वशी हंसी। और तुम कहाँ जाओगे? वह व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। अगर मैं जेल जाऊंगी तो तुम भी तबाह हुए बिना नहीं रहोगे नेताजी। वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वहम है तुम्हारा, वह बोला। मैं तुम्हें खूब जानता हूँ उर्वशी, तुम बहुत होशियार हो। तुम ऐसी झूठी तसल्लियों से अपने आप को भरमाने वाली नहीं। उसके बाद काफी देर तक खामोशी रही। अंत में जब वह बोली तो उसकी आवाज में पहले जैसी चमक दमक नहीं थी। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। जरूर सोचना, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना। सोचने में, फैसला करने में जितनी ज्यादा देर लगाओगी उतना ही मामला कठिन होता जाएगा। उर्वशी खामोश रही। मैं चला, श्यामनाथ बोला। भगवान तुम्हें सुबुद्धि दे। श्यामनाथ वहां से हटा और लंबे डग भरता हुआ वापस क्लब में दाखिल हो गया। उर्वशी वहीं खड़ी रही। उर्वशी कुछ क्षण पूर्वता खड़ी रही और फिर वहीं टेरेस पर पड़ी कुछ कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। सुनील पाम की ओट में से निकला और उसके सामने जा खड़ा हुआ। सुनील? उस पर निगाह पड़ती ही वह हैरानी से बोली। सुनील ने बड़े नाटकीय अंदाज से सिर नवाया। बाय गॉड, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा, जर्रा नवाजी का शुक्रिया। तुम वहां कैसे पहुंच गए? तुम्ही ने तो कहा था कभी क्लब में आना। मैं यहाँ आया और तुम्हें तलाश करता करता यहाँ पहुंच गया। कमाल है, मैंने तुम्हें याद किया, सिर उठाया तो तुम सामने खड़े थे। हम तो भगवान का स्वरूप हैं, जब चाहे प्रकट हो जाते हैं, जब चाहे अंतर ध्यान हो जाते हैं। कोई हमें सच्चे दिल से याद करता है तो हमें फौरन खबर हो जाती है और हम तुरंत अपने भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जाने भी दो। नहीं मानती हो तो क्या अभी अंतर ध्यान होकर दिखाऊं? नहीं नहीं, वह हड़बड़ा कर बोली। बैठो। सुनील बैठ गया। उसने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। क्यों याद कर रही थी मुझे? उसने पूछा। सुनील, वह बोली।
मैं जानना चाहती थी कि उस कंगन की चोरी के केस में अदालत में मेरे बचाव की क्या संभावना है। यह बात तो तुम्हें अपने वकील से पूछनी चाहिए। मेरा वकील भी तो तुम्हारा ही है। तुमने भी तो इस बारे में उससे जरूर बात की होगी। मेरे ख्याल से तुम्हारे खिलाफ बड़ा मजबूत केस है। तुम्हें सजा हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपना अपराध कबूल कर लो तो शायद वह तुम्हारा पहला अपराध मानकर जज तुम्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दे। लेकिन अपराध तो मैंने किया ही नहीं, उसे मैं कबूल कैसे कर लूं? हालात तो यही बताते हैं कि तुमने अपराध किया है और तुम चोरी के माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुई हो। वह सोचने लगी, अगर तुम अपराध कबूल करने का अपमान नहीं सहना चाहती तो बचाव की एक ही सूरत है कि कोई शामनाथ जैसा आदमी तुम्हारी मदद के लिए कुछ करे। शामनाथ? वह बड़बड़ा कर बोली, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? भाई, वह नगर का एक प्रभावशाली व्यक्ति है। सुना है कभी वह तुम्हारा दीवाना हुआ करता था। किससे सुना है? ऐसी बातों का जिक्र कोई ना कोई कर ही देता है। तुमसे किसने जिक्र किया है? काले चोर ने। दिवाकर ने? वह काला चोर है? मजाक मत करो भाई, फर्क क्या पड़ता है कि किसने जिक्र किया है? बात गलत तो नहीं है ना? वह खामोश रही। अगर शामनाथ तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाए तो उस कंगन की चोरी के मामले में तुम एकदम निश्चिंत हो सकती हो। वह सोच में पड़ गई। लगता था जैसे मन ही मन वह कोई कठिन फैसला करने की कोशिश कर रही थी। शामनाथ के साथ हुए उसके गर्मा गर्म वार्तालाप से एक बात का अंदाजा तो सुनील बखूबी लगा सकता था। उर्वशी के पास ऐसा कुछ था जिसे शामनाथ हासिल करना चाहता था, और वह इसी शर्त पर उर्वशी की मदद करने को तैयार था कि उर्वशी वह चीज उसे लौटाए। तभी सुनील के कानों में किसी के कदमों की आहट पड़ी। सुनील ने सिर उठाकर देखा। एक आदमी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उर्वशी ने भी उस आदमी की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, यह हरनाम सिंह है, इस क्लब का मालिक। वह आदमी समीप आया तो उर्वशी मीठे स्वर में बोली, हेलो सिंह साहब। हेलो, हरनाम सिंह बोला। उसने एक सरसरी निगाह सुनील पर डाली। साहब की तारीफ जितनी की जाए थोड़ी है, सुनील सहज भाव से बोला। हरनाम सिंह सकपकाया। ये मिस्टर सुनील है, उर्वशी बोली। सुनील? हरनाम सिंह ने नाम दोहराया। नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। मुमकिन है, सुनील बोला। बड़ा आम नाम है यह। इस नगर में 150 सुनील तो होंगे ही, लेकिन सूरत भी पहचानी पहचानी लग रही है। काम क्या करते हैं आप? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। प्रेस रिपोर्टर? हरनाम सिंह के माथे पर पल पड़ गए। ब्लास्ट! आप यहाँ ऊपर कैसे पहुँच गए? जैसे और लोग पहुँचते हैं। और लोगों को तो बहुत ठोक बजाकर ऊपर आने दिया जाता है। मुझे भी ठोक बजाकर ही ऊपर आने दिया गया था। कमाल है। या शायद मैं फ्लैश गार्डन की औलाद हूँ, उड़कर यहाँ पहुँच गया था। हरनाम सिंह ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उर्वशी की ओर घूमा। साहब को ऊपर तुम लाई हो? नहीं, उर्वशी बोली। सुनील, पहले तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था, लेकिन तुम ऊपर कैसे पहुंच गए? मैंने तुम्हें बताया नहीं था, सुनील बोला, कि मैं जहां चाहूं प्रकट हो सकता हूं, जहां से चाहूं अंतर ध्यान हो सकता हूं। मजाक छोड़िए, हरनाम सिंह कठोर स्वर में बोला। आप यहाँ आए किस मकसद से हैं? तफरीह के लिए, सुनील बोला। उर्वशी से मिलने? फिर ठीक है, तफरीह कीजिए, उर्वशी से मिलिए। शालीमार नाइट क्लब में आपका स्वागत है, लेकिन तफरीह ही कीजिएगा, उर्वशी से ही मिलिएगा। मतलब आप खूब समझते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। सुनील खामोश रहा। वह बात बढ़ाना नहीं चाहता था। डार्लिंग, हरनाम सिंह उर्वशी से संबोधित हुआ। सुना है रोलेट की टेबल पर आज फिर तगड़ा हाथ मारा है तुमने? हाँ, उर्वशी लापरवाही से बोली। तुम्हारे खजाने में थोड़ा सा छेद किया है मैंने। आजकल रोज जीत रही हो। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। तुम्हारे जुआ घर का अच्छा विज्ञापन होता है। लोगों को विश्वास हो जाता है कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ईमानदार है, वरना कहीं जुआ घर अपनी कैबरे डांसर को जुए में जीतने देते हैं। मैं ऐसा विज्ञापन जरूरी नहीं समझता। ओफो, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे 2-4 दांव जीतकर मैंने तुम्हें कंगाल कर दिया हो। 1 लाख रुपया मेरे लिए चिड़िया के चुग्गे जितनी हैसियत रखता है, लेकिन एक अकेली लड़के के लिए वह बड़ी रकम हो सकती है। इस रकम के साथ तुम्हारा अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। मैं अकेली नहीं हूँ, मिस्टर सुनील मेरे साथ हैं। ओह हाँ,
हरनाम सिंह ने एक बार फिर बड़े गौर से सुनील की तरफ देखा और फिर बोला, क्या यही है वो साहब? कौन साहब? उर्वशी तनिक उखड़े स्वर में बोली, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मुझे यूं अनजान बनकर मत दिखाओ स्वीटहार्ट, तुम मेरा मतलब खूब समझती हो। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। मिस्टर सुनील मेरे फ्रेंड हैं, बस, और हमारे बीच में कुछ नहीं है। शामनाथ जी से मुलाकात हुई? एकाएक हरनाम सिंह बदले स्वर में बोला, हाँ हुई, लेकिन वे मुझसे मिलने नहीं आए थे। पहले तो तुम्ही से मिलने आया करते थे। पहले आया करते थे, आज नहीं आए थे। क्या कोई रंजिश हो गई है? हाँ, फिर भी उन्होंने यहाँ आते ही सबसे पहले तुम्हें ही पूछा था। पूछा होगा, उर्वशी लापरवाही से बोली। क्या बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो। बहुत होशियार हो गई हो। उर्वशी खामोश रही। एकाएक हरनाम सिंह ने हाथ बढ़ाकर बड़ी मजबूती से उर्वशी की बाह थामी और उसे उठाकर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। भीतर चलो, यहाँ बहुत ठंड हो गई है। तुम काफी कपड़े नहीं पहने हो। मैं नहीं चाहता तुम्हें निमोनिया हो जाए। और वह उर्वशी को यूं भीतर ले चला जैसे वहां सुनील का अस्तित्व ही ना हो। सुनील को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उर्वशी ने भी ऐतराज नहीं किया। सुनील कुछ क्षण वहीं बैठा रहा, फिर सिगरेट फेंका और उठकर भीतर जुआ घर में आ गया। हरनाम सिंह या उर्वशी में से कोई वहां नहीं दिखाई दिया। वह नीचे क्लब में पहुंचा। दिवाकर के साथ मौजूद दोनों लड़कियां बहुत खुलकर हंस रही थी। प्रत्यक्षता वह उन्हें बड़ी दिलचस्प बातें सुना रहा था। बड़ी देर से लौटे? सुनीता उसे देखकर शिकायत भरे स्वर में बोली। सॉरी, सुनील खेदपूर्ण स्वर में बोला, कुछ काम आ पड़ा था। यही तो नुक्स है आप में भाई साहब, दिवाकर बोला। तफरी के वक्त काम का क्या मतलब? वन शुड नॉट मिक्स बिजनेस विद प्लेजर। सुनील खामोश रहा। सुनीता तो बड़ी दिलचस्प लड़की है। कहाँ से ढूंढी? ढूंढी नहीं, टेलीविजन के प्रश्न मंच प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर इनाम में मिली थी। सबने जोर का अट्ठास किया। अरे भाई, एकाएक दिवाकर की सहेली विरोधपूर्ण स्वर में बोली, मेरे बारे में भी तो कुछ कहो। तुम्हें इनाम में कौन देगा? दिवाकर बोला, तुम्हें तो टेलीविजन वाले अपने लिए रख छोड़ेंगे। लड़की हंसी। सुनील ने देखा, शामनाथ बार पर मौजूद था। एक बात बताओ दिवाकर, वह दिवाकर से संबोधित हुआ। पूछिए, दिवाकर बोला। तुम तो यहाँ आते रहते हो, यहाँ के रंग ढंग खूब समझते पूछते होंगे। हरनाम सिंह और उर्वशी के कैसे संबंध है? हरनाम सिंह उर्वशी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। कोई उसकी तरफ आंख भी उठाकर देखे तो हरनाम सिंह को खून चढ़ जाता है। लेकिन तुम तो कहते थे कि शामनाथ और उर्वशी में तगड़ी आशनाई थी और शामनाथ यहाँ आता ही उर्वशी की खातिर था। वह पुरानी बात है, लेकिन शामनाथ अगर अब फिर ऐसा कोई इरादा रखे तो हरनाम सिंह के लिए उसको धमका पाना तो मुमकिन नहीं होगा। अब ऐसी नौबत ही नहीं आने वाली। उर्वशी और शामनाथ में पहले जैसे मधुर संबंध फिर से स्थापित हो सके, इस बात की अब गुंजाइश नहीं है। अच्छा, या शायद, दिवाकर सोचता हुआ बोला, मेरा ख्याल गलत भी हो। क्या मतलब? भाई साहब, यह तो हकीकत है कि शामनाथ और उर्वशी में पहले जैसी रिश्तेदारी अब नहीं रही, लेकिन एक चक्कर समझ में नहीं आ रहा। क्या? शामनाथ अभी भी उर्वशी को बड़े कीमती उपहार खरीद कर देता है। एक बार उर्वशी मेरे सामने गिफ्ट हाउस से कानों के बाले लाई थी, लेकिन उनकी कीमत बंसल ने शामनाथ के खाते में लिखी थी। यह कब की बात है? हाल ही की, लेकिन है पक्की बात। हाँ, इसका एक ही मतलब हो सकता है। सुनील ने मन ही मन सोचा कि उर्वशी शामनाथ को ब्लैकमेल कर रही थी। आशनाई का रिश्ता खत्म हो चुकने के बाद शामनाथ भला अपनी मर्जी से उसे क्यों कीमती उपहार देता? शायद उस ब्लैकमेल के ही संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले ऊपर टेरेस में शामनाथ उर्वशी से कोई सौदा करना चाहता था। शायद उर्वशी को चोरी के इल्जाम से बचाने की शामनाथ की यही शर्त थी कि वह उसे ब्लैकमेल करना बंद कर दे। 1 बजने को है, एकाएक सुनीता बोली, अब चलना चाहिए। सुनील ने हड़बड़ाकर घड़ी देखी। वाकई 1 बजने को था। उसने वेटर को बुलाकर बिल मंगवाया। दिवाकर ने बहुत जिद की कि बिल वह अदा करेगा, लेकिन सुनील ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह दिवाकर की आर्थिक स्थिति को खूब समझता था। वह उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता था। बिल चुकाने के बाद सुनील और सुनीता ने दिवाकर और उसकी सहेली से विदा ली और वे क्लब से बाहर निकल आए। डोरमैन से कहकर उन्होंने एक टैक्सी बुलवाई
और उस पर सवार होकर वे शाहजहां की तरफ रवाना हो गए। शाहजहां की लॉबी में सुनीता को उतारकर उसी टैक्सी पर सुनील बैंक स्ट्रीट की तरफ रवाना हो गया। बैंक स्ट्रीट में वह 3 नंबर इमारत के सामने उतरा। टैक्सी का भाड़ा चुकाकर वह इमारत के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा ही था कि एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह मनोहर था। रास्ते से हटो, सुनील कठोर स्वर में बोला। मनोहर ने रास्ते से हटने का कोई उपक्रम नहीं किया। नहीं, वह कठोर स्वर में बोला, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं अभी में ना आता तो क्या सारी रात यूं ही गली में डेरा जमाए रहते? हाँ, क्या चाहते हो? भीतर चलो। नहीं, जो कहना है यहीं कहो। तुम किस चक्कर में हो? कैसा चक्कर? तुम खूब जानते हो मैं किस चक्कर की बात कर रहा हूँ। पहेलियां मत बुझाओ, यह पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है। जो कहना है साफ कहो। तुमने आज राजपाल को क्या पुड़िया दी थी? कौन राजपाल? इतने नादान मत बनो मिस्टर, मैं बहुत खतरनाक मूड में हूँ। मेरे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरा होगा। फिर धमकियां देने लगे। एक बार अपनी धमकियों का अंजाम तुम शाहजहां में देख चुके हो। क्या फिर पुलिंदा बांधो तुम्हारा? एक क्षण को सुनील को यूं लगा जैसे मनोहर उस पर झपटने वाला हो, लेकिन फिर बड़ी मेहनत से उसने अपने आप पर काबू पा लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? वह बोला। ऐसा क्यों किया? तुमने राजपाल को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? मैंने नहीं भड़काया उसे। देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ मेरी गैर हाजिरी में तुम्ही उसके पास गए थे। राजपाल ने और मिस अमीठिया ने भी आगंतुक का जो हुलिया बयान किया था वह तुम्हारा था। तुम्ही प्यारे लाल पटवारी बनकर राजपाल को मेरे खिलाफ भड़काने गए थे। तुम्ही ने उसको यह आइडिया दिया था कि मैं कंपनी के पैसे का घपला कर रहा हूँ। क्या गलत आइडिया दिया था? क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा, इससे तुम्हें क्या? सुनील खामोश रहा। जानते हो, तुम्हारी उस हरकत से राजपाल मेरे खून का प्यासा हो उठा है। सुनील ने लापरवाही से कंधे झटकाए। तुम्हें बुढ़ऊ ने ऐसा करने के लिए कहा था? मनोहर बोला। तुम सेठ जी का जिक्र कर रहे हो? हाँ, वे तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें उनका जिक्र अदब से करना चाहिए। भाड़ में गया ऐसा पिता। तो समझ लो, भाड़ में गई तुम्हारी विरासत। हद है यार, सेठ जी को बाप का दर्जा तो नहीं देना चाहते हो, लेकिन उनकी औलाद बनकर विरासत में उनकी जायदाद जरूर हथियाना चाहते हो। वह मेरा हक है। क्या कहने? तुम राजपाल के पास क्यों गए? यह जानने के लिए तुम्हें 4 लाख रुपए की फौरन जरूरत क्यों है। अब मैं जान गया हूँ। तुमने राजपाल एंड कंपनी में 4 लाख रुपए का घपला किया है। तुम उस रकम की भरपाई नहीं करोगे तो राजपाल तुम्हें जेल भिजवा देगा। डैम यू सुनील, वह भड़क कर बोला। जी चाहता है तुम्हारा खून कर दूं। कोई फायदा नहीं, मेरी वसीयत में तुम्हारा जिक्र तक नहीं है। 4 लाख तो क्या, तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। वह कहर भरी निगाहों से सुनील को घूरता रहा। और फिर कत्ल करना ही है तो राजपाल का करो, जो तुम्हें जेल भिजवाने की फिराक में है। बुढ़ऊ का ना करूं, जो 1 करोड़ रुपए की दौलत पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है। वह भी बुरा ख्याल नहीं। बहरहाल कुछ भी करो, फांसी पर तुम जरूर लटकोगे। मनोहर कुछ क्षण खामोश रहा और फिर असहाय भाव से बोला। देखो सुनील, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। राजपाल के पास जाकर तुमने बहुत बुरा किया है। उसको मालूम हो गया है कि मैं क्या घपला कर रहा हूँ। फर्जी प्यारे लाल पटवारी का फर्जी स्टॉक चेक करने के चक्कर में उसने और भी तमाम क्लाइंटों के खाते चेक कर डाले हैं। अब वह अच्छी तरह जानता है कि मैं 4 लाख का घपला कर चुका हूँ। मैंने सब गड़बड़ इस उम्मीद से की थी कि बात जाहिर होने से पहले बूढ़ा मर खप जाएगा, उसका माल मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं बड़ी सहूलियत से 4 लाख रुपए के घपले को कवर कर दूंगा। लेकिन अब राजपाल मेरे खून का प्यासा हो रहा है और अब तुम्हें मेरी जान इस जंजाल से छुड़ा सकते हो। मैं? हाँ। कैसे? बूढ़ा तुम्हारी बहुत मानता मालूम होता है। मुझे उससे 4 लाख रुपया दिलवा दो। बूढ़े की दौलत देर सवेर आनी तो मेरे ही हाथ में है। वह उसे अपने साथ तो ले जा नहीं सकता। यह समझ ले कि मेरे ही माल में से 4 लाख रुपया वह वक्त से जरा पहले दे रहा है। शायद तुम्हें यह जानकर हैरानी हो कि सेठ जी तुम्हारे बिना मांगे भी तुम्हें 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन केवल इस शर्त पर कि तुम्हारी जरूरत न्यायोचित हो। गबन की भरपाई करने के लिए दरकार रकम को न्यायोचित जरूरत नहीं माना जा सकता। न सही, लेकिन अगर बूढ़ा पैसे देने को तैयार है तो तुम
उसे यह क्यों बताते हो कि रकम मुझे गबन की भरपाई के लिए चाहिए? तुम उसे कोई न्यायोचित वजह बता देना। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? मेरी खातिर? तुम्हारी खातिर? यानी कि एक बदमाश आदमी के लिए मैं एक देवता स्वरूप आदमी को धोखा दूं? सुनील भाई, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कैसे खुश करोगे मुझे? मुझे गुदगुदी करोगे? मजाक मत करो। ओके, सुनील बोला और इमारत के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। अरे सुनो सुनो, मनोहर हड़बड़ाकर बोला। सुनील ठिठका। देखो, मनोहर फरियाद सी करता हुआ बोला। देखो, बूढ़ा दौलत को मेरे हाथ आने से नहीं रोक सकता। जो भी माल वह छोड़कर मरेगा उसमें से आधा हिस्सा मेरा है, और अगर मेनका न मिले तो सारी की सारी जायदाद मेरी है। आज मैं मुसीबत में हूँ। अगर मेरी इस मुसीबत की घड़ी में बूढ़ा मेरी मदद कर दे तो उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम बूढ़े को समझाओ। मैं क्यों समझाऊं? माल उसका है, फैसला उसने करना है। मैं बीच में तुम्हारी सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ? अगर तुम मेरे लिए बूढ़े को कुछ कहना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जाओ समझा लो, मैं तो नहीं रोक रहा तुम्हें। लेकिन बूढ़ा मुझसे मिलने को तैयार नहीं। नर्स मुझे देखकर दरवाजा नहीं खोलती। मैं फोन करता हूँ तो वह मेरी बूढ़े से बात नहीं करवाती। तुम उसे चिट्ठी लिख दो। फिर मजाक करने लगे। भाई साहब, कम से कम इतनी मेहरबानी तो मुझ पर करो कि उससे मेरी एक मुलाकात करवा दो। मैं सेठ जी से बात करूंगा। अगर वे राजी हुए तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। अब बराए मेहरबानी मेरी खलासी करो, मुझे नींद आ रही है। इस बार जब सुनील आगे बढ़ा तो मनोहर ने उसे रोका नहीं। सुनील अपने फ्लैट में पहुंचा। टेलीफोन की घंटी पहले से ही बज रही थी। सुनील ने बिजली जलाई और बेडरूम में पहुंचा। उसने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो, मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती? दूसरी तरफ से एक भावहीन स्त्री स्वर सुनाई दिया। हाँ, आपके लिए दिल्ली से ट्रंक कॉल है, जरा होल्ड रखिए। ओके। थोड़ी देर बाद सुनील के कान में जौहरी की आवाज पड़ी। मैं जौहरी बोल रहा हूँ। इतनी रात गए? सुनील बोला। यह कोई वक्त है टेलीफोन करने का? दिन को फुर्सत नहीं मिलती और फिर रात को ट्रंक कॉल आधे दामों पर होती है। बोलो, क्या खबर है? आपको मेरी तार मिल गई थी? हाँ, लेकिन उससे कोई खास बात तो मालूम हुई नहीं। खास बात अब मालूम हुई जाती है। विश्वनगर में सत्यनारायण का दफ्तर बंद था, इसलिए वहां से तो कोई जानकारी हासिल हुई नहीं थी। फिर विश्वनगर म्युनिसिपल कमेटी के रिकॉर्ड में से मैंने शांति की मौत का सर्टिफिकेट निकलवाया था। वह सन 1958 में मरी थी। मालूम हुआ है कि उसकी मौत के 7 साल बाद उसका पति मदन गुप्ता भी मर गया था। उन दोनों की लड़की के बारे में बड़ी लंबी पूछताछ करने के बाद मालूम हुआ कि लड़की निहायत खूबसूरत थी और बेहद जवान निकली थी। जौहरी, एकाएक सुनील बोला। तुम बातें विश्वनगर की सुना रहे हो, लेकिन बोल दिल्ली से रहे हो। यह क्या चक्कर है? बताता हूँ, आप सुनते रहिए। यहाँ सुनने में आया है कि लड़की की, मैं मेनका की बात कर रहा हूँ, जगमोहन नाम के लड़के से आशनाई हो गई थी, जो कि मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था। फिर जल्दी ही दोनों की शादी हो गई थी और जगमोहन मेनका को अपने साथ दिल्ली ले आया था। दिल्ली में जगमोहन का हार्डवेयर का छोटा मोटा धंधा था। यानी कि लड़की मिल गई है तुम्हें? नहीं, आप सुनते रहिए। ट्रंक कॉल पर बात हो रही है, खामखा बिल बढ़ेगा। रमाकांत तो अभी भी कहेगा कि ट्रंक कॉल क्यों की, टेलीग्राम क्यों नहीं दी, लेकिन आपको जल्दी है इसलिए छोड़ो, आगे बढ़ो। 1 साल जगमोहन और मेनका बड़े आदर्श पति पत्नी बनकर दिल्ली में रहे। फिर मुसीबत आ गई। जगमोहन झमेले में पड़ गया। वह नशे में कार चलाता हुआ एक एक्सीडेंट कर बैठा। एक्सीडेंट में एक आदमी उसकी कार की लपेट में आकर मर गया। अदालत में जगमोहन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसे 5 साल की सजा हुई। जेल जाने से पहले वह अपना सब कुछ कानूनी तौर पर मेनका के हवाले कर गया। जगमोहन के जेल जाते ही मेनका ने उनका घर बार, उसका बिजनेस वगैरह सब बेच डाला। बैंक में जमा सब रुपया पैसा भी निकलवा लिया और दिल्ली से कहीं खिसक गई। तुम्हें ये सब बातें किसने बताई हैं? जगमोहन के दोस्त ने। अभी आगे भी तो सुनिए। असली सनसनीखेज बात तो अभी मैंने कहनी है। बोलो। जिस कार दुर्घटना की वजह से जगमोहन 5 साल के लिए जेल गया था, वह वास्तव में उसने नहीं की थी। कार वह नहीं चला रहा था, कार मेनका चला रही थी। यानी कि एक्सीडेंट की जिम्मेदार मेनका थी,
लेकिन मेनका को बचाने के लिए जगमोहन ने इल्जाम अपने सिर ले लिया था। जी हाँ, भीड़ इकट्ठी होने से पहले उसने मेनका को वहां से खिसका दिया था और स्वयं स्टीयरिंग के पीछे बैठ गया था। ओह, खबर लगी है कि उसके बाद मेनका फिल्म स्टार बनने के चक्कर में बम्बई गई और वहां उसने जगमोहन का तमाम तामझाम बेचने से हासिल हुई सारी दौलत उड़ा दी। जौहरी, अगर ये तमाम बातें तुम मालूम कर सकते हो तो सत्यनारायण भी मालूम कर सकता था। क्यों नहीं, आखिर वह जासूस था। जगमोहन इस वक्त कहाँ है? जेल में ही है, लेकिन कल सुबह वह जेल से छूटने वाला है। उसे भी यह मालूम हुए बिना नहीं रहेगा कि उसकी बीवी ने उससे क्या दगाबाजी की है। पहले से ही मालूम होगा साहब, यह भी कोई छुपने वाली बात थी। दिल्ली उसका शहर है, यहाँ उसके कई हित चिंतक होंगे। मेनका की करतूत तो किसी न किसी ने उसे फौरन बता दी होगी। फिर तो मेनका की खैर नहीं। हाँ, वह औरत सख्त से सख्त सजा की हकदार है। जगमोहन जेल से छूटते ही उसका कत्ल कर दे तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। उल्टे मुझे तो जगमोहन से हमदर्दी होगी। वह तलाश कर लेगा मेनका को। क्या पता वह पहले ही मालूम कर चुका हो कि मेनका कहाँ है। कैसे? अपने किसी यार दोस्त के माध्यम से तुम यह मालूम कर सके कि मेनका कहाँ है? अभी नहीं, लेकिन मैं कोशिश में हूँ। जौहरी, सारे काम छोड़कर कल जगमोहन के जेल से छूटते ही उसके पीछे लग जाओ। मेनका को तलाश करने का यह सबसे आसान तरीका होगा। जगमोहन ही तुम्हें मेनका तक ले जाएगा। अगर जगमोहन मेनका का कत्ल करने की कोशिश करे तो मैं क्या करूं? उसे रोकना और कोशिश करना कि जगमोहन भी मुसीबत से दूर रहे। मेनका ने जगमोहन से चाहे कितनी भी धोखाधड़ी की हो, लेकिन कानून की निगाहों में जगमोहन को मेनका का कत्ल करने का कोई हक नहीं। वह कत्ल करेगा तो फांसी पर चढ़ जाएगा। इसके विपरीत मेनका के जीवित रहने में उसी का फायदा है। मेनका की बहुत जल्दी 50 लाख रुपए की जायदाद मिलने वाली है और कानूनी तौर पर जगमोहन अभी भी उसका पति है। लेकिन शायद जगमोहन को दौलत से ज्यादा बदले की चाह हो। मुमकिन है। तुम्हारी हर हाल में कोशिश यही होनी चाहिए कि मेनका को कुछ न हो। मैं एक बार उसे जरूर सही सलामत उसके मामा के पास पहुंचा देना चाहता हूँ। समझ गए? हाँ, ठीक है, मैं जगमोहन के पीछे लगता हूँ। सुनील ने रिसीवर रख दिया। केस पेचीदा होता जा रहा था। अब लड़की की तलाश केवल सेठ जगत नारायण को ही नहीं थी, एक ऐसे आदमी को भी थी जो उसकी कैसी भी गत बना सकता था। अब सुनील के सामने ज्यादा कठिन सवाल यह था कि क्या उसे मेनका के बारे में ताजी मालूम हुई बातें सेठ जगत नारायण को बतानी चाहिए। पता नहीं सेठ जी पर यह जानकर क्या बीतेगी कि उनकी जायदाद का वारिस नंबर 2 एक मनोहर से भी खराब लड़की थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।